जय हिंद, वंदे मातरम। देखिएगा हिंदी पेडागोजी डियर, और बहुत ही बहुमूल्य होने वाला है आज का आपका सेगमेंट हिंदी शिक्षण शास्त्र। चलिए, सर्वप्रथम हम लोग जो है ना देखते हैं उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। बच्चे ने आखिर कितना अचीव किया, दूसरे विद्यार्थी की तुलना में कितना अधिक अंक पाया, कितना नंबर पाया, इसकी जो जांच होती है, परीक्षण होता है, आकलन होता है, उसी को कहते हैं प्रदर्शन परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। इसी को कहा जाता है नंबर या अंकों का उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। किसी व्यक्ति ने कितना सीखा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है क्या, उपलब्धि परीक्षण। दक्षता, नाम से स्पष्ट है, एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है बच्चे में, जबकि दक्षता परीक्षण किसी व्यक्ति की सीखने की उसकी कैपेसिटी, क्षमता का मूल्यांकन करता है। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, उसका उसकी कौशलात्मक जांच, एप्टीट्यूड टेस्ट। बोले तो अभिरुचि क्या है, अभिरुचि परीक्षण किसी व्यक्ति का इंटरेस्टफुल, किसके अंतर्गत उसका दक्षता है, विभिन्न गतिविधियों और विषय में रुचि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन तीनों को हम लोग आइए डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। उपलब्धि परीक्षण यह एक प्रकार का बच्चे को जैसे शील्ड मिल गया, ये क्या हो गया, उपलब्धि। बच्चे ने अवार्ड जीता, प्रगति पत्रक जीता, बच्चे ने दौड़ में, कबड्डी में क्या एक मार्कशीट प्राप्त कर लिया, अचीवमेंट। तो इसी को आप क्या कहते हैं, सीडीपी में आपको भी मिलता है ये शब्द खूब ज्यादा। प्रदर्शन, उपलब्धि, जो कि दूसरों के लिए दिखाने के लिए अक्षर, प्रदर्शन, उपलब्धि परीक्षण। यह परीक्षण यह मापने के लिए डिजाइन किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी विशिष्ट विषय में या किसी विषय क्षेत्र में कितना सीखा है, कितना कौशल प्राप्त किया हुआ है। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को मापने के लिए होता है। किस लिए होता है डियर, मेजरमेंट करने के लिए। किस लिए होता है, मापने के लिए, जो उन्होंने पहले से सीखा हुआ है। जैसे कि कक्षा में किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, किसी कक्षा में एग्जाम जो हुआ, उसमें जो नंबर बच्चे ने पाया, जो नंबर पाया, उसको हम क्या बोलेंगे, उपलब्धि। बच्चे का अचीव कर लेना, अचीवमेंट। उदाहरण के लिए गणित का उपलब्धि परीक्षण, यह मापने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसी छात्र ने गणित में कितना सीखा है, मैथ में कितना नंबर प्राप्त किया। तो ये तो आपको लग रहा होगा योगात्मक आकलन जैसा, योगात्मक यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, जबकि आपके लिए रचनात्मक आकलन सही होता है। इसलिए तो आप इसको उत्तर भी नहीं लेते हो सीटेट आयोग में, आप नहीं लेते इसको कि दूसरों को दिखाना, अर्थात प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रदर्शन। यह परीक्षण किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का जो लेवल है, किसी व्यक्ति, किसी विद्यार्थी के ज्ञान का, कौशल का जो स्तर है, ज्ञान कौशल का जो स्तर है, चलिए आपने देखा किसी व्यक्ति के ज्ञान, उसके कौशल का जो लेवल है, स्तर है, उसको मापने के लिए यूज किया जाता है योगात्मक आकलन, अर्थात नंबर बेसिस, मार्क्स बेसिस। बच्चे ने तब फिर हम पता करेंगे इतना उपलब्ध किया, इतना ए ग्रेड पाया, या फिर इसने इतनी रैंकिंग पाई, जो पहले से ही सिखाई गई है। ठीक है, तो आपने देख लिया उपलब्धि परीक्षण होता क्या है डियर। बच्चे ने जो भी मार्क्स वगैरह, जो शील्ड, अवार्ड, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रगति पत्र, रिपोर्ट कार्ड, ये सब पाए, इससे ये पता चलेगा कि बच्चे ने किस हद तक उस कौशल को या उस विषय के ज्ञान को सीख लिया है किसी दूसरे की अपेक्षा, यानी कितना उसने अचीव किया हुआ है। इसी को ना हम प्रदर्शन उन्मुखी
प्रदर्शन उन्मुखी आकलन भी कहते हैं। अर्थात प्रदर्शन, लोगों को दिखाना, अचीवमेंट। आपको यह उत्तर सीटेट में नहीं लेना है, लेकिन होता क्या है ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्नों में बहुत ज्यादा आते हैं। अगला है दक्षता परीक्षण, एबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षण किसी व्यक्ति की भविष्य में किसी विशिष्ट कार्य या स्किल में, किसी स्पेशल वर्क में या कौशल में सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। क्या है? परीक्षण करता है ये कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, दक्षता। इसी को न कहते हैं निपुणता उन्मुखी। इसी को तो आप उत्तर में लेते हैं, इसीलिए सीटेट में इसी को न कहते हैं निपुणता उन्मुखी। यकीन मानिए आज की कक्षा बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, लेकिन आप रुकें और प्रश्नों का प्रीवियस एनालिसिस करें, आपको मिलेगा निपुणता उन्मुखी, इस नाम से मिलेंगे आपके प्रश्नों में। इसी को महारत उन्मुखी कहा जाता है, महारत उन्मुखी। इसी को लक्ष्य उन्मुखी कहा जाता है, लक्ष्य उन्मुखी। इंग्लिश सुने, गोल ओरिएंटेड, प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड, मास्टरी ओरिएंटेड, प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड, निपुणता उन्मुखी या प्रवीणता उन्मुखी या दक्षता उन्मुखी परीक्षण। बच्चा दक्ष हो, बच्चा निपुण हो, बच्चा हर विषय में महारत हो प्राप्त, लक्ष्य के प्रति उन्मुख हो। कौन नहीं चाहता? आप कहेंगे जी सभी चाहते हैं। तो इन पांचों में से आपके उत्तर आते हैं। आप कहना विकल्प में यदि देखने को मिल जाए, आप कहना ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में, बच्चे में एक दक्षता, एक कुशलता प्रदान कर देना क्या कहलाती है? दक्षता परीक्षण, दक्षता परीक्षण। आइए अब पढ़ लेते हैं इन पांचों को ना, आप लोग कॉपी निकालिए, नोट कर लीजिए। यह परीक्षण किसी व्यक्ति की भविष्य में कार्य या कौशल में सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षण, यह जो टेस्ट है, किसी व्यक्ति, किसी विद्यार्थी की प्राकृतिक क्षमता, कोई बनावटी नहीं, प्राकृतिक क्षमता, उनकी तार्किक कौशल करने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता और अन्य प्रकार के मस्तिष्क के विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कौशल को मापता है, बढ़ाने पर जोर देता है। उदाहरण के लिए एक इंजीनियर की कैपेसिटी, दक्षता परीक्षण में यह मापा जाता है कि वह भविष्य में कितना अच्छा डिजाइन कर सकता है, वह इंजीनियर, वह अभियंता। यह परीक्षण किसी व्यक्ति की सीखने की क्षमता को समझने के लिए उपयोगी है, समझने के लिए कि वह कितना बेहतरीन भविष्य में कर पाएगा, और किसी व्यक्ति की शिक्षा या करियर के लिए अर्थात भविष्य के लिए बेहतर गाइडेंस करने में मदद करता है, बेहतरीन मदद करने में मदद करता है। अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड हालांकि अभिवृत्त्यात्मक परीक्षण भी इसे कहते हैं, अभिवृत्त्यात्मक, इसी को अभिवृत्त्यात्मक परीक्षण बच्चे का जिस ओर रुझान रहता है, रुचि रहती है, इंटरेस्ट रहता है, उस परीक्षण को जांचना, बच्चे की रुचि, कौशल इत्यादि को जांचना क्या कहलाता है? अभिरुचि परीक्षण या अभिरुचि मूल्यांकन। अभिरुचि परीक्षण किसी व्यक्ति की विभिन्न गतिविधियों, मल्टीपल एक्टिविटीज, वेरियस टाइप्स एक्टिविटीज, उसकी रुचि और विषय में रुचि का पता लगाता है। यह परीक्षण किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और रुचियों को समझने में मदद करता है कि उसका रुझान किस तरफ है। एक बच्चा ड्राइंग बनाने की ओर अग्रसर है, चाइना में यही तो किया जाता है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे, कॉपी किताब उठाया तो इसे पढ़ाने की ओर भेजा जाता है। यदि मशीन औजार से बच्चे ने उसका चुनाव कर लिया तो बच्चे को इंजीनियरिंग के, टेक्निकल की दुनिया में भेज दिया जाता है। तो बच्चे की क्षमता को जानने की, उसका रुचि, उसका इंक्लाइनेशन, रुझान किस तरफ है,
यह जानने की परीक्षण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक अभिरुचि परीक्षण यह पता लगा सकता है कि किसी व्यक्ति को कला में, आर्ट्स में, म्यूजिक में या साइंस में रुचि है या नहीं है, कि जबरदस्ती ही विज्ञान पढ़ाए जा रहे हैं। ये तो कदापि नाइंसाफी होगी उस बच्चे के साथ। यह परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, किसी व्यक्ति की करियर पसंद और शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। आइए, आ गया बहुत बेहतरीन सेगमेंट आपके लिए, पुनर्बलन। और हिंदी में आपको सीडीपी या अन्य में आपको पढ़ के जाना ही होगा इसे। पुनर्बलन अर्थात री मतलब फिर से, इन अंदर एक फोर्स लगाना। जैसे आप बच्चे को पुरस्कार दे देते हैं, तो बच्चे को हमने दिया पुरस्कार, तो उस पुरस्कार ने एक फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स, बल लगा दिया। तो इसी से बन गया रीइंफोर्समेंट। तो ये कैसा होगा? सकारात्मक। बीएफ स्किनर कहते हैं कि बच्चा अनुकरण से सीखता है, माता पिता की आवाज को कॉपी करता है, अनुकरण करता है, इमिटेशन, और उसे दोहराता है। और पापा फिर कहते हैं वाह बेटा बहुत अच्छा, सब बस, या डेयरी मिल्क चॉकलेट या बिस्किट पुरस्कार के रूप में दे दिया गया। तो बच्चे को क्या प्राप्त हो गया? पुनर्बलन। अच्छा, पुनर्बलन की और 2-3 हिंदी है। सबलीकरण। सबलीकरण, पुनर्बलन को सबलीकरण बोलते हैं। इसी को आई एम मिसिंग, पुनर्बलन सबलीकरण बोला जाता है। इसी को सबलीकरण बोलते हैं। खैर, पुनर्बलन भाषा अधिगम, भाषा के लर्निंग में और उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे बच्चे को पुरस्कार दे दिया, अब बच्चे को पीट दिया, भर पेट एकदम हूथ दिया, लट्ठी हपक के एकदम चौंप लिया, बच्चे को चूर चार दिया, तो बच्चे में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। कैसा? नकारात्मक पुनर्बलन। आपने 2 शब्दों को भी सीखा, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। आपको देखना है बस आगे। तो पुनर्बलन भाषा अधिगम और विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक पुनर्बलन भाषा सीखने को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, एंकरेज करता है, जबकि निगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन भाषा सीखने की प्रक्रिया को कम कर देता है, धीमा कर देता है। भाषा सीखने में पुनर्बलन का उचित उपयोग भाषा सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपने पुनर्बलन शब्द को सीखा होगा। एक बच्चा पढ़ रहा है, उसने मेहनत किया, तो उसे पुरस्कार मिल गया, एक कलम शिक्षक के द्वारा। अब बच्चा अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। इस प्रकार हमने देखा कि उस बच्चे को पुरस्कार प्राप्त होने के बाद पता चल गया कि ये अच्छा कार्य है, और शिक्षक के द्वारा मुझे सकारात्मक पुनर्बलन मिला। कैसा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और दंड मिल गया, मुर्गा बना दिया इत्यादि, तो नकारात्मक पुनर्बलन। आप 2 शब्दों को समझिए, सीडीपी के लिए भी बहुमूल्य है ये। चलिए, पुनर्बलन का भाषा अधिगम में प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब। सकारात्मक पुनर्बलन आप देखिएगा, पॉजिटिव वाला रीइंफोर्समेंट। जब एक बच्चा कोई शब्द सही ढंग से बोलता है तो मम्मी पापा उसे प्रोत्साहित कर देते हैं, या फिर पीठ थपथपाए देते हैं, या कोई वाक्य सही रूप से बनाता है तो उसे सकारात्मक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे कि प्रशंसा कर देना, वाह बेटे तूने तो मौज कर दी, प्रोत्साहन, या कोई इनाम दे दिया जाता है, तो उसी को हम कहेंगे सकारात्मक पुनर्बलन। इस सकारात्मक पुनर्बलन से बच्चा उस शब्द या वाक्य को फिर से बार बार करेगा, जीवन में और कुछ बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सही ढंग से बोलने या उस वाक्य को बेहतरीन बनाने के लिए अभिप्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है, मोटिवेटेड होता है, जिससे भाषा अधिगम की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। बच्चे को लग जाता है ऐसे ही कार्य करना मेरे माता पिता या गुरुजनों को प्रसन्न रखता है, खुश रखता है, और बच्चे के लर्निंग में, अधिगम में क्या आ जाती है? फास्टनेस। समझ पा रहे हैं मित्रों? चलिए, नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रीइंफोर्समेंट।
जब एक बच्चा कोई शब्द या वाक्य गलत ढंग से बोलता है, मिस्टेक कर रहा है या बनाता है गलत ढंग से, तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है जी। टीचर के द्वारा डांट दे दिया जाता है, मुर्गा बना दिया जाता है, बोले तो गैर शाब्दिक दंड और शाब्दिक दंड दे दिया जाता है। फिर समझिए, गैर शाब्दिक दंड यानी शब्दों के आधार पर नहीं, जैसे मुर्गा बना देना, जैसे कुर्सी बना देना, हाथ पैर खड़े करवा देना कि दोनों पैर उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, दोनों पैर दोनों हाथ। बीएफ स्किनर ने अपनी भाषा विकास के सिद्धांत में कहा, वर्बल बिहेवियर इनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने कहा कि बच्चे भाषा को कॉपी करके, अनुसरण या अनुकरण, इमिटेशन करके और पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट करके, इसके माध्यम से सीखते हैं भाषा को। बच्चे दूसरों को भाषा का उपयोग करते हुए जब देखते हैं और वैसा ही कॉपी करते हैं, वैसा ही सुनते हैं और फिर उसी को वो दोहराते हैं अनुकरण करके। जब वे सही ढंग से अनुकरण करते हैं तो उन्हें पिताजी की तरफ से, चच्चा के तरफ से क्या मिल जाता है? पुनर्बलन, पुरस्कार। उसे कैसा? सकारात्मक पुनर्बलन आप कहते हैं, जिससे वे भाषा का उपयोग करने में और अधिक कॉन्फिडेंट हो जाता है और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लग जाता है। चलिए, समझ पाया आपने यहाँ तक पुनर्बलन? अब के बाद, आज के बाद ये शब्द आपको नहीं फंसाएगा। सबलीकरण, पुनर्बलन। हाँ, पिक्चर बाकी है मेरे वो दोस्त, त्रिभाषा सूत्र पढ़ना बाकी है। आइए पहले द्विभाषा और बहुभाषिकता, जहां से पक्के प्रश्न आज के सेगमेंट से आपके 3 आने ही आने हैं। त्रिभाषा सूत्र से एक आ जाता है, एक आपका द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से फिक्स है, एक आ जाए भगवान जाने। द्विभाषिकता बाइलिंगुअलिज्म और बहुभाषिकता मल्टीलिंग्विज्म। नाम से स्पष्ट है, 2 भाषा का ज्ञान है बच्चे को, जो कि बच्चे की समझ को विकसित कर रहा है। द्विभाषिकता का अर्थ है 2 भाषाओं को जानने या प्रयोग करने, लिखने, बोलने, पढ़ने की क्षमता। यह एक विद्यार्थी की भाषा कौशल का एक रूप है, जो उसे 2 अलग अलग भाषाओं में बातचीत करने और उसके अर्थ को समझने। संवाद का मतलब क्या? कम्युनिकेशन करना। संवाद का मतलब क्या? संचार करना, संप्रेषण करना, अभिव्यक्ति करना। तो अभिव्यक्ति करने की अनुमति देता है द्विभाषिकता। बहुभाषिकता के माध्यम से आप इसे और समझेंगे। आइए, मल्टीलिंग्विज्म या पॉलीग्लॉटिज्म, मल्टीलिंग्विज्म या पॉलीग्लॉटिज्म इसी को कहते हैं। क्या है बहुभाषिकता? आपकी क्लास एक बच्चा दिल्ली से आ जाए, बंगाल से आ जाए, क्या उसे मातृभाषा बोलने की इजाजत नहीं होगी? होगी। तो आप हर संस्कृति, हर धर्म, हर समुदाय का करना है सम्मान, इसीलिए बहुभाषिकता को आप पराश्रय देते हैं, बढ़ावा देते हैं, सम्मान देते हैं। देखते हैं, भाषा शिक्षा में मल्टीलिंगुअलिज्म एक महत्वपूर्ण घटक है, जो बच्चों के संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, खोपड़ी, मस्तिष्क, सामाजिक सांस्कृतिक और बोलने का कौशल यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल, संचारात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करता है। तो आपके उत्तरों में ये मिल जाए तो उत्तर ले लेना है। ये उत्तर मत ले लीजिएगा कि 2 से अधिक भाषा सिखा देना बहुभाषिकता कहलाती है ना। भाषा 2 से अधिक सिखाना ये लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य होता है बच्चे की मातृभाषा का सम्मान देना। कोई बच्चा तमिलनाडु से तमिल बोल रहा है, तमिलनाडु से आ गया। कोई बच्चा आंध्र प्रदेश में पापा की नौकरी थी, पोस्टिंग हो गया उसका आपके राज्य में, तो तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की आप नहीं बोलने देंगे, उसे बोलने देंगे। इसीलिए प्रत्येक बच्चे की सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक भाषा का सम्मान करना, प्रत्येक बच्चे को अपनी भाषा में विचार रखने की आजादी देना, स्वतंत्रता देना, इसी को तो आप कहते हैं बहुभाषिकता। ऐसा नहीं कि 2 से अधिक भाषा सिखाना या सारी भाषाओं को सिखा देना,
बहुभाषिकता कहलाती है। ऐसा उत्तर कदापि मत लेना प्लीज। बहुभाषिकता से क्या होता है? संज्ञानात्मकता, सांस्कृतिक सौंदर्यात्मकता, बच्चे में तार्किकता, कल्पना परकता का विकास होता है। संज्ञानात्मकता सामाजिक, सांस्कृतिक, संचारात्मक कौशल विकसित करने में मदद करती है। यह बच्चों को अलग अलग विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति अवेयर करती है, जागरूक करती है और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। क्या आपने देखा कि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति, एकदम ये प्रश्नों के उत्तर में आए हुए हैं, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति जागरूकता, यही है बहुभाषिकता। मतलब प्रत्येक राज्य, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक बच्चे का जो भी संस्कृति है, बच्चे की मातृभाषा है, उसके प्रति जागरूकता, अवेयरनेस प्रदान करना बहुभाषिकता कहलाती है। और उन्हें अलग अलग नजरिए से, विभिन्न दृष्टिकोण से, एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से देखने में मदद करती है। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने से बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता, आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। अरे अंतर से क्या लेना देना, कुछ नहीं, दोनों से संज्ञान का विकास होता है। द्विभाषिकता दो भाषा का ज्ञान, दो से अधिक भाषा बहुभाषिकता। लेकिन दोनों में क्या मूल बातें हैं, समान बातें, सेम वही चीजें हैं, सेम यही चीजें आपके उत्तर में जाएंगी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा अंतर क्या है, क्योंकि अंतर क्या, एक व्यक्ति या समुदाय के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा एक से अधिक भाषा का उपयोग करने या समझने की प्रथा, प्रचलन को संदर्भित करता है। कौन? द्विभाषिकता या फिर बहुभाषिकता। विभिन्न संस्कृति और भाषाओं के प्रति जागरूकता, देखिए ये लाइनें आपसे पूछी गई हैं परीक्षाओं में। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, लोग की भाषाओं के प्रति, किसके प्रति? भाषाओं के प्रति जागरूकता, ज्ञान, यही तो है द्विभाषिकता या फिर बहुभाषिकता। कई भाषाओं में दक्षता विकसित करने में मदद करता है ये, जो उनके कल्पनात्मक विकास, इमेजिनेटिव डेवलपमेंट, कल्पना परकता, तार्किकता, संज्ञानात्मक विकास, ये सब उत्तर में मिलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बोधगम्यता यानी अंडरस्टैंडिंग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, और संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है। तो आपके उत्तरों में तार्किकता, कल्पना परकता, संज्ञानात्मक विकास मतलब है कल्पना परकता इत्यादि का बढ़ावा, यही है मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य किसका? मल्टीलिंग्विज्म का। बहुभाषिकता के लाभ, क्या लाभ है भाई? वही सब बातें हैं। संज्ञानात्मक विकास, बच्चा जो है समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसको समाधान करने की क्षमता विकसित होगी। ऐसा नहीं दो से अधिक भाषा जो है ना बच्चे के लिए बाधा है, वो तो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते थे। समस्या समाधान क्षमता और स्मृति और रचनात्मकता को विकसित करने में मदद करती है। सामाजिक सांस्कृतिक समझ बनाने में, जैसे आप चले गए कर्नाटक, आप कन्नड़ जान रहे हैं, तो आप वहां की समुदाय, वहां की समाज संस्कृति की झलक को समझ पाएंगे यदि आप कन्नड़ जान रहे हैं। यदि आप तेलुगु जान रहे हैं, आंध्र प्रदेश, यह बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के प्रति जागरूक करता है, उन्हें विभिन्न नजरिए से देखने में, विभिन्न दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करता है। संचार कौशल मतलब कम्युनिकेटिव स्किल, बहुभाषिकता बच्चों को विभिन्न भाषाओं में संवाद करने, कम्युनिकेट करने की क्षमता प्रदान करता है, जो उन्हें विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संदर्भ में लाभान्वित करता है, लाभ पहुंचाता है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में आत्मसम्मान और पहचान को क्या कहते हैं? अस्मिता, आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान, आइडेंटिटी, इसी को अस्मिता कहते हैं, आइडेंटिटी।
मेरी अपनी खुद की पहचान। तो आत्मसम्मान, जब आप अंग्रेजी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, 2-3 भाषा जानते हैं, आपको अपने आप में बहुत गर्व फील होता है, महसूस होता है, ओह वाह, मैं भी कोई चीज हूं, वाह। बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए, मातृभाषा में शिक्षा। अच्छा, आज की सभा यहीं तक, धन्यवाद। पहचान यानी कि अस्मिता, ठीक है। चलिए, तो बच्चों को अपनी मातृभाषा शिक्षा। अच्छा, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के तरीके क्या? आप मातृभाषा का महत्व देंगे, मातृभाषा का सम्मान करेंगे। मतलब 1 to 5 तक तो निश्चित रूप में मातृभाषा में शिक्षण करना अनिवार्य है, और नई शिक्षा नीति के तहत 6 to 8 भी आपके ऑप्शन में रहता है, तो यहाँ तक। और अधिकतम कितना? आपकी मर्जी। बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना और उनके सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करना मातृभाषा में संभव है, मदर टंग में। उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है कौन? मातृभाषा। बहुभाषी शिक्षा, ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी के टीचर अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चे की भावना को, उनकी मातृभाषा को समझिए। बच्चा हिंदी जानता है तो हिंदी में भी वार्तालाप, आपको नहीं आता तो उन्हीं से करवाइए, और आप धीरे धीरे खुद अग्रोन्मुख हो जाएंगे। बहुभाषिक शिक्षा बच्चों को एक से अधिक भाषाओं में पढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित, सिस्टमैटिक और संरचित, बेहतरीन रूप में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बहुभाषी शिक्षा प्रदान करें। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। हमारे देश में विविध विविध मजहब, जाति, धर्म, रीति रिवाज, विविध विविध संस्कृति, 1652 भाषाएं इत्यादि, कितनी विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं। तो सब संस्कृति और सबकी भाषा के प्रति जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा दें। ऐसा आपको, इन तरीके से आप बहुभाषिकता को बढ़ावा दे सकते हैं, या द्विभाषिकता को। याद रखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 20वीं सदी के भाषाविद, मनोवैज्ञानिक बहुभाषिकता को एवं द्विभाषिकता को क्या मानते थे? रुकावट, बाधा के रूप में देखते थे। जब आपसे सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है कि ये जो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म है या बायलिंग्विज्म है, क्या ये एक वॉल है, क्या एक लिमिटेशन है, बाधा है? आप कहेंगे जी, ये बाधा के रूप में। कब? 20वीं सदी। आज के शताब्दी की बात नहीं है, अभी आपकी शताब्दी नहीं, ये पुराने जमाने की बात है, जब बच्चा 2 भाषा को सीख लेना एक बाधा समझा जाता था कि बच्चा नहीं ये सीख पाएगा और नहीं ये सीख पाएगा, अर्थात दोनों में से कुछ भी नहीं सीख पाएगा बच्चा। ये एक बाधा होगी, एक रुकावट होगी। तो आपको उत्तर ऐसा ही लेना है। कब? 20वीं सदी, 20वीं शताब्दी। ठीक है डियर? वर्तमान समय में नहीं। जब तक ये शब्द नहीं है तब तक आप इसको मत लेना। देखना क्या? संसाधन के रूप में। बहुभाषिकता क्या है? संसाधन, रिसोर्सेज, संपत्ति, यानी कि पूंजी। किस रूप में? पूंजी के रूप में आप देखना। पूंजी, इसको एसेट के रूप में देखना। एसेट, इसको रिसोर्स के रूप में देखना। संपत्ति, संसाधन, संपत्ति हो गया, जी हाँ। स्रोत, ज्ञान के स्रोत के रूप में देखना। यही आपको उत्तर ले लेना डियर। ठीक, चलिए आइए, अगला टर्म है हमारा पाठ्यपुस्तक की भाषा शिक्षा में भूमिका। आखिर पाठ्यपुस्तक कैसा होना चाहिए? पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका होती है? क्या पाठ्यपुस्तक एकमात्र स्रोत है ज्ञान का? आप कहेंगे नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, लेकिन ये ओनली वन रिसोर्स हो ऐसा कहना गलत है। चलिए, पाठ्यपुस्तक की भाषा शिक्षा में भूमिका, पाठ्यपुस्तक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके बनते हैं। पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भाषा की संरचना, व्याकरण, शब्दावली और सांस्कृतिक संदर्भ को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है। सांस्कृतिक संदर्भ, जैसे बंगला में किताब छपी हुई है तो आप बंगाल के
संस्कृति या अन्य अन्य रीति रिवाज, जैसे हमारी भी पाठ्य पुस्तक में है ओमना का सफर, केरल के बारे में दे दिया गया, केरल की संस्कृति। आपने देखा अमृता की मधुमक्खियां, आपने देखा अमृता बिश्नोई राजस्थान के बारे, हाँ राजस्थान के जोधपुर खेजरली गांव की बातें। तो ये विभिन्न विभिन्न संस्कृति के बारे में बताता है कौन? पुस्तक। सांस्कृतिक झलक, सामुदायिक झलक का झरोखा होती है क्या? पुस्तकें व्यवस्थित रूप से ज्ञान को प्रस्तुत करती है एक सिस्टमैटिक रूप में, जिससे विद्यार्थी भाषा को प्रभावी ढंग से इफेक्टिव रूप में सीख सकते हैं। यह एक कैसी सामग्री है? प्रमाणिक सामग्री। कैसी सामग्री है? रिलायबल, ऑथेंटिक, प्रमाणिक। इसी प्रमाणिक को क्या कहते हैं? विश्वसनीय। इसी को कहते हैं मानक सामग्री, मानकीकृत। और जब पुस्तक दिया रहे और बगले में रहे समाचार पत्र, तो सबसे ज्यादा करेक्शन आप करते हैं समाचार पत्र में, इसलिए समाचार पत्र आपका उत्तर होगा। याद रखिएगा, जब आपका विश्वसनीय सामग्री रहे तो, पूछा जाए तो, क्योंकि सबसे ज्यादा करेक्शन होता है, कई लोगों के द्वारा चेक होता है। यह एक प्रमाणिक सामग्री होती है। प्रश्न में यदि समाचार पत्र दिया है तो समाचार पत्र आंसर में विश्वसनीय या प्रमाणिक सामग्री के रूप में आप लेंगे। नोट, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होती। ज्ञान के कई स्रोत में एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। कई स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल, आसानी से समझना यानी बोध, समझने वाला, और बच्चे के मस्तिष्क के स्तर, लेवल के अनुकूल होनी चाहिए। तो आपसे प्रश्नों में पूछा भी गया है कि कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा? सरल, सुबोध, बोधगम्य, बच्चे के मस्तिष्क के अनुकूल के अनुसार, अनुकूलन के अनुसार, विषय वस्तु ज्ञान का विकास, बोधगम्यता, और बच्चों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए डियर रसगुल्लाज? कमेंट्स करें आप। बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ, अर्थात रोजमर्रा के जीवन से, सुसंगत वातावरण से संलग्न होनी चाहिए। यस, कहता है जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, शैली में विविधता होनी चाहिए। उसका जो स्टाइल है एक के तरीका का ढर्रा पद्धति नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार की छटाओं के बारे में, वर्णन के बारे में वार्तालाप होना चाहिए। अलग अलग प्रकार की शैली, स्टाइल, अलग अलग प्रकार के स्टाइल के बारे में वर्णन करने वाला होना चाहिए। विविधता होनी चाहिए, विविधता। और बच्चों के लिए रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टफुल, अर्थात आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रुचिपरकता, रुचिपूर्ण होनी चाहिए। आप कुछ नहीं, आप प्रश्नों के उत्तर में ढूंढिएगा, आपको वर्ड मिलेंगे, यहां से शब्द मिलते नजर आएंगे। विषय वस्तु, जो कंटेंट होना चाहिए। विषय वस्तु किसको कहते हैं? कंटेंट। अर्थात पाठ्य पुस्तक का जो कंटेंट होता है, कंटेंट, विषय वस्तु। पाठ्य पुस्तक में बच्चों के ज्ञान का विकास, बोधगम्यता, मौलिकता। मौलिकता किसे कहते हैं? स्वतंत्र विचार को। जैसे फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र विचार। फंडामेंटल राइट के बारे में 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। साहित्यिक रसानुभूति, रसानुभूति, छंद, रस, दोहा, अलंकार, सबका मिश्रण होता है पुस्तक में, जो कि हमें एक स्वाद, एक रस की अनुभूति करवाती है। इसी को तो प्रश्न के उत्तर में रसानुप्रदता आपको ले लेना है, रसानुभूति, इसी को सौंदर्यात्मकता शब्द से पुकारा जाता है। आपको उत्तर ले लेना है। रसानुभूति और वांछित अभिवृत्ति, वांछित अर्थात डिजायरेबल, जो आपको जरूरी हो उसी को वांछित कहते हैं। जरूरी एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति का बढ़ावा करने वाली, पोषण करने वाली, गौर फरमाइएगा हुजूर, पोषण करने वाली, बढ़ावा देने वाली सामग्री होनी चाहिए। अर्थात जो विषय वस्तु हो ना, वो ज्ञान की समझ को बढ़ावा देने वाला, ज्ञान की समझ का पोषण करने वाली होनी चाहिए।
ज्ञान को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, उसमें एक के तरीके का नीरसता मोनोटोनस, एक तरीके का एक रूपता नहीं होना चाहिए, एक रूपता नहीं होना चाहिए, नीरसता मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, विविधता को पोषण करने वाला होना चाहिए। बने रहिएगा आप लोग, बहुत बहुमूल्य है। कक्षा थोड़ा सा लंबा लेकर के जाऊंगा, 1 घंटे से कम। विविधता होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के जीवनानुभव से जुड़ी हो को क्या कह देता है, संलग्न नो है, ठीक, संलग्न होनी चाहिए, किससे, जीवनानुभव, जीवन के अनुभव से, जीवन जगत से, यानी कि रोजमर्रा के जीवन से, दैनिक घटनाओं पर आधारित, रोजमर्रा के जीवन से, दैनिक घटनाओं पर आधारित ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए। कौन, पाठ्य पुस्तक से जुड़े पाठ बच्चों में सामाजिक व्यवहारिकता का विकास करने में सहायक होते हैं। बस आइए अगला टर्म देखते हैं, बस लगभग लास्ट है, त्रिभाषा सूत्र। कई बार आप फंसते नजर आते हैं, इस समस्या को आज करेंगे हम बहुत बेहतरीन ढंग से दूर, ठीक है डियर। चलिए, ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, डॉक्टर डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी ने 1964 में इसे निर्मित करने के लिए, और जो कि 1966 में संपादित हो गया, पेश कर दिया गया, ठीक है साहब। चलिए, त्रिभाषा सूत्र नाम से स्पष्ट है, ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला क्या है, इसका अर्थ, त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाएं, पहली भाषा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, पहली भाषा, जैसे गुजरात, बच्चा कहाँ का है, गुजरात का है, तो गुजरात में उसकी मातृभाषा क्या सिखाएंगे हम, गुजराती में पढ़ाया जाएगा। तो गुजरात कैसा राज्य है, आप कहेंगे गैर हिंदी भाषी राज्य। गुजरात कैसा राज्य है, गुजरात गैर हिंदी भाषी राज्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य को ही कहते हैं हिंदी तर राज्य, इसी को कहते हैं हिंदी तर। जहां पर हिंदी पहला लैंग्वेज नहीं हो उसी को हम हिंदी तर राज्य कहते हैं, नॉन हिंदी स्टेट, गैर हिंदी भाषी राज्य। तो सर पहला जैसे कि बंगाल वहां तो बोंगला पढ़ेगा, बोंगला क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा उसकी बोंगला। और हम जानते हैं हिंदी को और अंग्रेजी को संविधान ने ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है, अंग्रेजी को सहराज भाषा, तो ये दोनों तो पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। तो इसको दूसरी भाषा में वो लोग पढ़ लेगा, वो लोग इसको दूसरी भाषा के रूप में पढ़ लेगा। और हमारा बिहार हिंदी भाषी है, हमारा बिहार हिंदी भाषी है, तो हम हो गए हिंदी भाषी राज्य, बिहार हिंदी भाषी राज्य, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य। तो पहले में ही हिंदी हो जाएगा हमारा, तो दूसरे में वो अंग्रेजी पढ़ लेगा या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी आधुनिक भारतीय भाषा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मिल, वो पढ़ लेगा, ठीक है। और तीसरे में अंग्रेजी यदि नहीं पढ़ा था यहाँ पर तो फिर मिल पढ़ लेगा, और अंग्रेजी यदि पढ़ लिया तब तो ठीक है। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक हिंदी भाषी राज्य के लिए। नहीं समझे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, आप बेहतरीन समझ जाइएगा। आप कुछ ना करें, इस कंटेंट को एक बार पढ़ लीजिए। पहली भाषा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। आइए, दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी, इतना बात तो समझ गए, हिंदी या अंग्रेजी दूसरी भाषा, ठीक। पहली भाषा के रूप में हिंदी पढ़ लिया तो बच गया हमारा अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ लेगा। यदि कहेगा नहीं अंग्रेजी में रुचि नहीं है, वो बच्चा जो है ना क्या पढ़ रहा है, MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होता क्या है, आधुनिक भारतीय भाषा। इसको समझने के लिए आपको मिल पहले पढ़ना होगा। आइए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आधुनिक भारतीय भाषा, इससे पहले आप जान लें। नाम से स्पष्ट है, आधुनिक भारतीय भाषा। हिंदी
भी निकली हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है? पहले संस्कृत आई, संस्कृत से फिर प्राकृत भाषा आई, फिर प्राकृत से अपभ्रंश भाषा आई, उससे जाकर के हिंदी निकली। यानी हिंदी मूल भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्लासिकल लैंग्वेज। आज उसी का स्वरूप बदल बदल करके, संस्कृत का स्वरूप बदल बदल करके विभिन्न रूपों में, सोरसेनी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा के रूप में विकसित हो रहा है। आज के समय में जो देखिए, आधुनिक भारतीय भाषा शब्द का प्रयोग उन भाषाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भारत में आज भी बोली जाती है और जिनका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है संचार में। संचार मतलब कम्युनिकेशन में, शिक्षा में, साहित्य में किया जाता है, जिसका प्रयोग इन भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भी किया जा सकता है या नहीं भी। मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में चर्चा है। आप जानते हैं इसी में जो है ना 343 के पैरा नंबर 1 में हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है। 2 के अनुसार, पैरा नंबर 2 के अनुसार आर्बिट्रेरी ऑफिशियल लैंग्वेज, आंग्ल भाषा अंग्रेजी सह राजभाषा है, सह राजभाषा, सहायक राजभाषा। तो इसी 8वीं अनुसूची के तहत तो कहता है आधुनिक भारतीय भाषा वो होंगी जो संविधान में शामिल है या नहीं भी है, वो भी बच्चा पढ़ सकता है त्रिभाषा सूत्र के तहत। जैसे पहले तो आप जानते थे मारवाड़ी भाषा राजस्थान में, मारवाड़ी, आज देखिए बदलते बदलते कुमाऊनी भाषा, मेवाती भाषा, गढ़वाली भाषा, भाषा जो अभी प्रचलन में, ट्रेंडिंग में, बुंदेलखंडी भाषा, हाँ, आज जो ट्रेंडिंग में है मॉडर्न आधुनिक समय में, ताकि बच्चा एक बच्चे से जुड़ सके, वार्तालाप कर सके, उसी को तो कहते हैं आधुनिक भारतीय भाषा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिनका उपयोग संचार में, कम्युनिकेशन में, साहित्य में, लिटरेचर में इत्यादि में किया जा रहा है। इन भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा है भी और नहीं भी है, वो सारी भाषाएं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जा रही है, जैसे बंगाली, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, सिंधु घाटी, सिंध प्रांत, तमिल, तमिलनाडु दक्षिण भारत, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तुलु भाषा, तुलु 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 तेलुगु भाषा, कन्नड़ कर्नाटक में, ये सभी आपके क्या हैं? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अर्थात मिल, मलयालम केरल की भाषा, केरल की, असमिया असम, उड़िया ओडिया ओडिशा, ये सभी आपकी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं इत्यादि। आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से निकलते 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 विकसित हुई। ये भाषाएं अपने व्याकरण, शब्दावली और साहित्यिक परंपराओं में अलग अलग हैं, लेकिन सभी की एक साझा विरासत है जो एक उसी संस्कृत से निकली हुई है। आधुनिक भारतीय भाषा परिवार के रूप में एकजुट करती हैं। तो आपने देखा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आज के समय में यदि उन भाषाओं को न पढ़ा जाए तो काम ही नहीं चलेगा। तो उसे बच्चा यदि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में पढ़ लिया, आइए इसको समझ लिया, तो त्रिभाषा सूत्र अब आप समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। त्रिभाषा सूत्र ये देखिए, यहां तक का स्लाइड देखिए तो अच्छे से। 2 राज्य होंगे, एक तो हिंदी भाषी राज्य होगा, हिंदी स्टेट, और दूसरा आपका होगा गैर हिंदी भाषी राज्य, हिंदीतर राज्य, बोले तो नॉन हिंदी स्टेट। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होंगे ना डियर। चूंकि यदि बंगाल की बात करें, बंगाल, तो बांग्ला वो पढ़ेंगे, अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे पहली भाषा में बांग्ला, हिंद की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, और दूसरी भाषा के रूप में वो हिंदी या अंग्रेजी पढ़ेंगे। जान रहे हिंदी तो पढ़ेंगे नहीं, वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, और तीसरी भाषा के रूप में वो लोग MIL पढ़ लेंगे, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब समझ पाए होंगे आप लोग।
नहीं तो दिमाग में खटक रहा होगा, मिल मिल क्या बोले जा रहे हैं सर, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब समझ गए, गैर हिंदी भाषी। अपने बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी भाषी राज्य है तो पहला अपन हिंदी, दूसरा अंग्रेजी ले लेंगे, बच्चे के ऊपर निर्भर है जी। या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या अंग्रेजी ले लिया तो तीसरी भाषा के रूप में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा, वैकल्पिक भाषा का चुनाव कर सकता है बच्चा। चलिए, यह त्रिभाषा सूत्र भारत में शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आप जानते हैं, पहली शिक्षा नीति 1968 पहली शिक्षा नीति। हालांकि 1948 में जब भारत आजाद हुआ, 47 में डॉक्टर राधाकृष्णन समिति बनी हुई थी। फिर उसके बाद मुदालियर कमेटी आई 1952, मुदालियर कमेटी, यूजीसी ग्रांट कमीशन 1954 और जाकर के विकसित हुई 1956 में, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। शिक्षा अंग्रेज जो छोड़ करके गए थे, सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के लिए, क्योंकि शिक्षा अंग्रेज अपनी अंग्रेजी थोप करके गए थे। भारत के जो दक्षिणी प्रांत थे, दंगे फसाद हो रहे थे, नहीं हम अंग्रेजी पे चलेंगे, अंग्रेजी को राजभाषा का मान्यता मिलेगा। और उत्तर वाले दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आपके उत्तराखंड, वो हिंदी को लेकर के मार कर रहे थे, संस्कृत को लेकर के देव भाषा। तो विवाद छोड़ करके गए थे अंग्रेज, बहुत बड़ा बीज झगड़े का बो करके गए थे। कैसे भला एकजुटता होती। बीजी खेर समिति 1950-51 में आई, बाल गंगाधर तिलक समिति। भाषा पर बहुत सारे कार्य हुए शिक्षा को लेकर के, तो डॉक्टर DS कोठारी का बहुत बड़ा योगदान इसमें समाहित है। हालांकि 1948 में जो समिति आई, उसने केवल माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ही कार्य किया। मुदालियर शिक्षा कमेटी ये माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक, 1954 जो यूजीसी ग्रांट कमीशन था, जिसमें डॉक्टर DS कोठारी की मध्यस्थता थी, हस्तक्षेप था, उसने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कार्य किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय, इनकी जो समिति थी, 1968 मतलब ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देना और भाषाई विविधता को संरक्षित करना है। किसका उद्देश्य है? तो त्रिभाषा सूत्र का। त्रिभाषा सूत्र का मेन जो उद्देश्य होता है ना, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना और भाषाई विविधता को संरक्षण प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, और राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता को मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। त्रिभाषा सूत्र के घटक, जैसे कि पहली भाषा फर्स्ट आपका जो लैंग्वेज है, बच्चों की मातृभाषा जो अपने क्षेत्र से बच्चे सीखते हैं। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्य में या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, कोई भी मिल होगी, मिल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या फिर आपकी अंग्रेजी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्य में या हिंदी या अंग्रेजी होगी। बताया ना मैंने, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। तीसरी भाषा या अंग्रेजी या कोई अन्य मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, भाषाई विविधता को एक संरक्षण प्रदान करना, अलग अलग संस्कृति, धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग मातृभाषाएं, सबको एक सम्मान, एक संरक्षण देना, भाषा की विभिन्नताओं के प्रति सीमितता, बाधाओं को तोड़ना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। सभी की भाषा को सम्मान जब देंगे तो यूनिटी बढ़ेगी। सामाजिक समरसता, विकास को बढ़ावा देना, भाषाओं, संस्कृतियों को सम्मान देना। शैक्षणिक विकास भी इससे होगा बच्चे में। बहुभाषिकता, त्रिभाषा सूत्र इत्यादि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति में ये मदद करेगा, उनकी सोच और तर्क कौशल को विकसित करेगा। अब लास्ट आपका है क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा। किसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा? जिसमें मिलावट नहीं हुआ है,
जो शुरू से चली आ रही हैं 1500 से 2000 ईस्वी तक अब की चली आ रही हैं, जिसका प्रमाण है बोले तो शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। पहली शास्त्रीय भाषा आप देखेंगे तमिल 2004, संस्कृत 2005 में मान्यता मिली, तेलुगु और कन्नड़ 2018, मलयालम 2013, उड़िया तो ट्रिक हमने बनाया तुम सकते, यानी तमिल, उड़िया, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु तुम सकते। डियर नया नया मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी मान्यता दे दी गई है। किसकी? क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा की। शास्त्रीय भाषाएं भारत की समृद्धि और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक हैं, धरोहर हैं। ये भाषाएं अपने बोलने वाले समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत सरकार ने पहली बार 2004 में भाषाओं को एक नई श्रेणी शास्त्रीय भाषा की स्थापना की। 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तुम सकते, ये सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। तो कैसा लगा हमारा दही बड़ा वाला हिंदी शिक्षण शास्त्र? एकदम खुद चाव से खाइए और चुनिया मुनिया अपने चहेतों को ग्रुप में भेजिए, उन्हें भी एकदम चाशनी लगा करके सीटेट के द्वारा हिंदी पेडागोजी का बेहतरीन सफलतम रथ पर सवार होने का मौका दीजिए, अर्थात आ आ आ आ आ आ। चलिए, मैं आपका मित्र इजाजत चाहता हूं पुनः अगली प्रस्तुति के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई इंक्वायरी हो कृपया कॉल करें। धन्यवाद।